एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जिसमें एक स्टूडेंट को 6.5 लाख के पैकेज से सीधा 18 से 20 लाख का पैकेज मिल गया। आपने जनरली देखा होगा, हम जो स्क्रीनशॉट डालते हैं स्टूडेंट्स के 12 लाख, 9 लाख, 15 लाख तक पैकेज आता है। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनका 16 लाख, 21 लाख, 24 लाख आता है। 2025 के अंदर हमारे पास 20+ के 5 ऑफर लेटर्स आए हैं और 15 to 20 के ऑलमोस्ट 25 से 30 ऑफर लेटर आए होंगे। तो ये बहुत कम नंबर है जो अचीव करते हैं। और जब ये अचीव करते हैं, मेरी एक वार्निंग होती है स्टूडेंट्स को जो इस लेवल तक जाना चाहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले इस स्टूडेंट की स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एक बड़ी MNC से निकल के, ठीक है, जैसे विप्रो जैसी कंपनी से निकल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इन्फोसिस जैसी कंपनी में वो चला गया, इंडियन MNC की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे वो 6.5 लाख कमा रहा था, अभी दूसरी कंपनी ने, MNC ने 4-4.5 साल के, 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर उसको 18 लाख का, 19 लाख का पैकेज दे दिया। अब जब इतना बड़ा पैकेज मिल जाता है, सब खुश होते हैं, अच्छा माहौल होता है, सब लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत बढ़िया है, फैमिली बहुत अप्रिशिएट करती है, हम भी बहुत खुश होते हैं अगर किसी का इतना पैकेज आता है। यार ठीक है कि यार हमारे से पढ़ के बच्चे का इतना पैकेज आ गया। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक चीज़ होती है कि यार ओवर एग्जैचुरेट मत करो चीज़ों को, कि आप उस लेवल तक सोचो ज़रूर कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, बट उस लेवल तक की औकात बनानी बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइन होती है हमेशा, अगर आप उस लेवल की औकात नहीं और आपको पैकेज मिल गया तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकती है। ज़्यादातर इंडियन MNC इतना बड़ा पैकेज विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS जैसी तब देती हैं जब उनके पास प्रोजेक्ट होता है, और जब वो हायरिंग प्रोसेस होता है तो 2 दिन 3 दिन के अंदर ही वो सारा हायरिंग प्रोसेस निपटा के आपको ऑफर लेटर देती हैं। ऐसे इसके साथ हुआ। ये जो स्टूडेंट है, ये MP का स्टूडेंट है। तो जब ये सारी इंसिडेंट हुई, स्टूडेंट बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, और जो बैकग्राउंड था, लेकिन वो सेल्सफोर्स का नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तैयारी करी थी, तो इसलिए पैकेज बड़ा खींच गया। ऑलरेडी 2 पैकेज उसके पास थे, तो उसके पास चॉइस थी। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो आपके साथ शेयर करने लायक है। जब HR ने हायरिंग करी थी तो उन्होंने कहा था एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको लगाएंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट में क्लाइंट राउंड हुआ, वो भी क्लियर हुआ, सब कुछ हो गया, एंड ही गेट्स इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। पहले 2-3 महीने बहुत बढ़िया रहा, पैकेज बढ़िया मिला, सब कुछ अच्छा था, माहौल था। व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट, अब जो कंपनी आपको प्रोजेक्ट में डालती है, किसी न किसी सिनेरियो में डालती है, तो वो आपका दोबारा इवैल्यूएशन करती है या कुछ करती है। तो प्रोजेक्ट में डाला, 2-3 दिन प्रोजेक्ट के अंदर, 2-3 महीने प्रोजेक्ट के अंदर रहा, तो कुछ 5 महीने बाद कहीं ना कहीं से ये कुछ हुआ कि कंपनी का वो प्रोजेक्ट चला गया, और 5 महीने बाद वो स्टूडेंट बेंच पे आ गया। वो नहीं, जो भी उसकी लाइंड अप टीम थी वो सारी बेंच पे आ गई। अब कितने लोग हायर हुए थे? सिर्फ 7 से 8 लोग हायर हुए थे उस पोजीशन के ऊपर, और जो पहले से स्टूडेंट, जो पहले से मैनेजर थे, TL थे, वो तो अपना अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर रेफर हो गए। ये नए बच्चे थे, उनमें से हमारा एक स्टूडेंट था, बेंच पे चला गया। पहले 1-2 महीने कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद HR ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट आएंगे, इसलिए आपको हायर किया, और काफ़ी अच्छे पैकेज के लिए इसलिए हायर किया। तो उसने कहा कि ठीक है यार, मतलब बेंच पे आ गए, मैं और इंटरव्यू देनी स्टार्ट करता हूँ। उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और थोड़ा बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट वगैरह किए, या फिर जो भी चीज़ें थी उसको रिफाइन किया। उसके बाद इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। करीब 3 महीने निकल गए, कुछ हुआ नहीं है। तो कंपनीज़ की ये पॉलिसी होती है कि कुछ महीने के बाद उनका रीवैल्यूएशन या फिर अपग्रेडेशन किया जाए, फ्री ना बैठे इतने, मतलब क्योंकि 1-1.5 लाख आपको सैलरी दे रही है कंपनी, 2 लाख सैलरी दे रही है, तो नहीं, वो फ्री बैठने देगी। तो HR ने क्या किया कि उनको कहा कि आप एक मॉडल स्टार्ट कर लो हमारा। तो उन्होंने सेल्सफोर्स किया हुआ था, तो AWS का कोई ना कोई मॉडल करवा दिया या कुछ ऐसा करवा दिया, और साथ में उन्होंने कहा कि टेक लैंग्वेज कर लो, पाइथन कर लो, जो भी है। तो उसने रैंडमली ऐसे दे दिया कि 45 डेज 50 डेज आप करो, उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हूँ आपके। तो ही डिड द सेम, क्योंकि उसको लगा कि उसके रिस्पेक्टेड कोई होगा, कोई पर्टिकुलर थिंग। तो करीब 30-40 दिन बाद इवैल्यूएशन डे आ गया। अब उसको कोई अपडेट नहीं था कि यार जो चीज़ मुझे पढ़ने को दे रही है वो रैंडमली दे रहे हैं या फिर इवैल्यूएशन है उसकी, कुछ ऐसा बताया नहीं गया था। तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद आपकी इवैल्यूएशन है, काइंडली डू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और आपको एक इवैल्यूएशन फॉर्म दिया जाएगा और आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। अब वो 7-8 में से 2 सीरियस थे, उन्होंने तो उसको सीरियसली लिया बहुत बढ़िया तरीके से और उसको कोप अप कर गए। 2 या 3 लोगों में से बाकी सारे जो 4 लोग थे, उनको कंपनी ने अल्टीमेटम दे दिया कि विदिन 2 मंथ्स आप कोई और कंपनी देख लो। अब जो 6-6.5 लाख वाले पैकेज को लेके तुम 18 लाख के पैकेज में गए और बिना देखे गए, वो भारी पड़ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है इन सिचुएशंस के अंदर? एक तो आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है, एक माइंडसेट खराब हो जाता है कि यार मैं इतने बढ़िया पैकेज में, इतनी बढ़िया कंपनी के अंदर गया था, अब नेक्स्ट कंपनी पूछेगी क्यों जा रहे हो वापस, नेक्स्ट कंपनी पूछेगी ऐसा क्या हुआ था कंपनी के अंदर कि 7-8 महीने के अंदर उन्होंने निकाल दिया तुम्हें। ये क्वेश्चन के आंसर देने अपने आप में एक ट्रबल ट्रिकिंग सिचुएशन हो जाती है। मैं तभी कहता हूँ उतना खाओ जितना पचे। जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 11, 12, 13 में सिचुएशन को हैंडल हो सकती हैं वो सारी चीज़ें। और अगर किसी और कंपनी हो, इसके अंदर आपका 18, 19 लाख का पैकेज है, किसी और कंपनी में MNC में जाओगे, वो कहेंगे यार हमारी औकात ही नहीं है कि आपको इतना पैकेज दे सके। और अगर आप उसी कंपनी के अंदर कोई इंटरनल इंटरव्यू देने भी जाओगे, तो वहाँ पे क्लाइंट पता क्या कहेगा, आप सेलेक्ट भी हुआ एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर, लेकिन क्लाइंट ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि उसकी बिलिंग बहुत ज़्यादा थी।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि इंटरनल प्रोजेक्ट की बिलिंग अगर ज़्यादा होगी, आपकी जो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस आपका जो हायरिंग ज़्यादा प्राइसिंग पे होती है, या तो मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि यू विल स्टिक विद दैट पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज इट विल बी वेरी बैड सिचुएशन फॉर यू। क्योंकि जो नेक्स्ट कंपनी है वो कहेगी अब मैं 18 लाख का तो पैकेज दे ही नहीं सकती, मैं तो 12-13 लाख पे दूंगी, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है वो इतना ही है। आपको किसी कंपनी ने दिया होगा 18, मैं तो नहीं। अब अगर आप बैक जाते हो तो नेक्स्ट कंपनी को क्या जवाब दोगे कि मैं 2 साल बाद 18 में पहुंचा जो मुझे 18 मिला था इस ईयर के अंदर? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से सोचने पड़ेंगे जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हो या फिर जॉब चेंज करते हो। देखो ये अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर मुझे भी ऐसा कोई ऑफर लेटर मिलेगा मैं भी जाऊँगा। अगर मुझे कोई कहेगा यार 50 लाख का ऑफर लेटर है तो ये दे देते, मैं भी चला जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिस्क लेना कई बार पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर। मैं एक चीज़ आपको सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ आईटी के बारे में, आईटी किसी की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है, और ना ही हो सकती है, और आईटी सबकी है। कहने का मतलब क्या है, आईटी आपको अमीर भी बना देगी, आईटी आपको जॉब भी देगी, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देगी, आपका मनोबल भी बढ़िया बना देगी, आपको बढ़िया तरीके से काम करने के लिए एक प्रिपेयर्ड मैन बना देगी, लेकिन आईटी आपको कभी भी निकाल सकती है। आईटी की जॉब में आपको कभी भी किक ऑफ किया जा सकता है। रिसेशन थोड़ा सा भी आएगा वो आपको सबसे पहले निकालेंगे, ये भी आपको दिमाग के अंदर रखना है। जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, जहाँ इंक्रीमेंट मिलता है, ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। अब गूगल में देख लो, उनका 2 दिन का अल्टीमेटम है, बाकी कंपनियों का 1 महीने 2 महीने का होता है, उनका 2 दिन का अल्टीमेटम है। अगर वो 1 करोड़ देते हैं तो 1 दिन का 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं बस। जब एआई आया था 2023 की बात है, मैं कनाडा में था, यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा गूगल ने 25% वर्कफोर्स निकाली थी। मैंने गूगल में जो भी मुझे जानते थे वहाँ पे लोग, तो मुझे उन्होंने बताया कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। आप फेसबुक का देख लो, जब मेटा उन्होंने मेटा के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे VR के AR के, वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। विदिन 7 डेज सारी वर्कफोर्स खाली कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि $3.8 बिलियन का नुकसान था हर साल का, सैलरी देनी है। तो जो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म तो है नहीं, ये तो कंसल्टेंसी फर्म है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है। आपको हाँ ठीक है, जिसके पास फेसबुक का एक्सपीरियंस होगा, यूट्यूब का एक्सपीरियंस होगा, वो किसी भी XYZ बड़ी कंपनी के अंदर जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएगा। बट आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए कि आप क्या स्टेप ले रहे हैं, और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली, और पता क्या होता है, जब हम आईटी में जाते हैं, ज़्यादा पैसा मिलने लगता है, हम ज़्यादा उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम EMI शुरू कर देते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी शुरू कर देते हैं। आप देख लो जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, या हमें भी लगा लो, वी ऑल आर ट्रैप इन EMI। सबकी की सैलरी बाद में 2 लाख रुपए आते हैं, पहले 1,30,000 कट जाता है, और खाने को तो 40-50 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। अगर किसी की 4.5 लाख की, किसी को ज़्यादा बढ़िया कंपनी के अंदर काम करता है, 4.5-5 लाख की तनख्वाह है ना, तो उसका 2.5 से 3 लाख EMI चले जाता है। वो क्या खाएगा, क्या भिगाएगा, और उसको कई बार पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते उसके पास। तो अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखो, अपने आप को इस ट्रैप से अलग रखो। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ग्रो करो तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करो, और मेक श्योर अपना जो भी एक्सपोजर रख रहे हो उसको ढंग से रखो, और कंपनी सेलेक्ट करते हुए या फिर अपनी जॉब सेलेक्ट करते हुए HR से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो कि ये फिक्स है। ऐसा ना हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, स्टेबल जॉब छोड़ के आपकी कंपनी के अंदर आऊँ और आप मुझे निकाल दो। तो कोई ना कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ जरूर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।